कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे कुंभ कॉन्क्लेव के इस वैचारिक और सारस्वत अनुष्ठान में मंचस्थ भारतीय संस्कृति संस्कार, उसकी दिव्य संवेदनाएं और आद्य आर्य सभ्यता के देश विदेश में कुशल प्रचारक संवाहक परमार्थ समूह संस्थाओं के प्रमुख आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूरे विश्व में गायत्री परिवार के माध्यम से भारत की संस्कृति, उसकी दिव्यता और हमारे उच्चतम प्रतिमान मूल्य परंपरा, विशेषकर विद्या आर्ष विद्या के संपोषक आदरणीय पूज्य चिन्मय पंड्या जी, मंचस्थ इस दक्षिणी पार्श्व में आदरणीय संजीव कुमार शर्मा जी कुलपति महोदय, एक अच्छे विचारक, प्रखर राजनीतिक पंडित आदरणीय संजीव पासवान जी। आंगल शब्द है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो समाज का जागरण करे और विषयों का गांभीर्य, उसकी और जो चेतना को आकर्षित करे, उसे आज की भाषा में विसिल ब्लोअर कहा जा रहा है। और उसकी भूमिका में हमारे प्रिय कपिल मिश्रा जी, आप सब, प्रिय साध्वी भगवती जी, इस कुंभ कॉन्क्लेव में कुछ बात कहूँ उससे पूर्व ये कहना है कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में, तब उस योग को कुंभ कहते हैं, विशेषकर हरिद्वार का कुंभ। और ऐसा 12 बरस के बाद होता है, जो इस बार 11 बरस के बाद हुआ है। लगभग 84 वर्ष के अनंतर गुरु की गति में तीव्रता है, उस कारण ये योग 1 वर्ष पूर्व हुआ। कुंभस्थ योग तो केवल हरिद्वार में ही होता है। कुंभ में मकरस्थ योग प्रयाग में होता है। कुंभ काल में सिंहस्थ योग उज्जैनी अथवा नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो जो कुंभ पर्व में मकरस्थ योग है वह प्रयाग का है, त्रिवेणी का, जब अंत सलिला माँ सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी, धवला माँ भागीरथी काल में, जब मकर में रवि की गति होती है, सूर्य की, उसकी रश्मियां जब सीधे उसे प्रवेश करती हैं, तो वो मकरस्थ कुंभ होता है। तो ऐसे ही मैं एक आपको निवेदन कर रहा था कि जो कुंभ योग है, कुंभ का योग, वो हरिद्वार में ही होता है। अन्य जगह मकरस्थ है अथवा सिंहस्थ है, कुंभ योग तो यही है। चूंकि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी छाया किरणें प्रवेश कर चुकी हैं। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो चुका है, उसकी परिपक्वता अप्रैल में होगी, लगभग 12-14 अप्रैल के बाद। तब पूरी प्रकृति में एक अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, विशेषकर जल में। जैसा कि भी जल की महत्ता बताई गई, नीर की, उसी से हमारा अस्तित्व है, क्योंकि वो प्राण तत्व है। जो जल है
वह जीवन है, चूंकि जल में ही प्राण तत्व रहता है। नीर से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। जो नीर शब्द नार शब्द है, उसी से नारायण जन्मा है। हमारा पहला अवतार भी मीन नारायण का अवतार वो जल से ही है। हमारी सकल सत्ता पितृ देव यक्ष गंधर्व किन्नर विशेषकर ब्रह्मा का उदय और उसका उद्भव नारायण से, वो नीर से ही है। और उनकी अर्धांगिनी नीरजा हमारे आचमन तर्पण स्नान यज्ञ शपथ अभ्रत स्नान आदि सब वो नीर से ही है। हम ये न भूलें कि हम माता पिता की नीर अथवा उनकी जल की आर्द्रता की ही तो उपज हैं। हम जो परिणाम हैं अपने माता पिता की आर्द्रता का परिणाम है, जल का, जल के निकट। तो ये काल गणना के आधार पर कुंभ होता है। हम आजकल की बात जब करते हैं तो हमारा आजकल भी 200-400 साल पुराना होता है। पश्चिम के लोग डिकेट्स में बात करते हैं, उनके 3-4 डिकेट्स बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके यहाँ। वो एक डिकेट्स में बोलते हैं जब बात करते हैं। हम जब आजकल की बात करते हैं कि तो आजकल की बात है, तो हमारा आजकल भी 100-200 साल पुराना होता है। हम जब काल को गिनते हैं, हम कभी युगों की बात करते हैं, जब हम राम की बात करते हैं तो वो त्रेता की बात है, प्रहलाद की बात कहते हैं तो वो सतयुग की बात है। तो काल गणना को ध्यान में भी रखा जाए कुंभ के अवसर पर कि वो काल का पक्ष क्या है जब कुंभ हो रहा है। कुंभ माने क्या, ये केवल गैदरिंग नहीं है ना, केवल संवाद के लिए नहीं है। तो जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि जल की अनिवार्यता, उसकी उपयोगिता, उनकी महत्ता, कि वो अब मूल्यवान वस्तु होगा जिसके पास अधिक जल होगा। 2004 में हमने पहली बार कुछ ऐसा विचार किया। तब मैगसेसे ऐसे पुरस्कार प्राप्त आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, और वो जल पुरुष भी कहलाते हैं, उनके साथ बैठकर यूके चौधरी, रुड़की के भार्गव साहब और विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम राजेश मिश्र, तब वो उस समय कुलपति नहीं थे, बाद में कुलपति बने। तो लगभग हमने 200-250 जल वैज्ञानिकों को बुलाया था 2004 के सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर उज्जैनी में। फिर लगातार हम बैठते रहे, प्रयाग में भी, हरिद्वार में भी। तब 2004 की मैं घटना बता रहा हूँ आपको कि 2004 में नीर था नहीं क्षिप्रा में, बड़ी कठिनाई थी। और तब उस समय के संत बड़े विचलित थे कि इसमें थोड़ा सा नर्मदा का जल लाया गया है और उसकी अधिकता सी प्रतीत हो रही है। क्षिप्रा में जलाभाव था। देखिए, जब हम 2016 का कुंभ करने गए उज्जैनी का, तो मैं चकित करने देने वाली बात बता रहा हूं कि वो प्राय नीर नर्मदा का ही था जो वहां पहुंचा। तो आप जिस चिंता में बैठे हैं वो बड़ी व्यावहारिक चिंता है। 2004 में इस भारत में जो पीने योग्य जल था वो लगभग 2.25% जल था। पूरे भारत में जो पीने योग्य जल था 2004 में वो 2.25% के लगभग था। और अब भारत में जो पीने योग्य जल रह गया है वो 1% रह गया है, केवल 1%। ये आंकड़े हैं, ये कहानी नहीं सुनाई जा रही। 2004 में 2.25% और अब 1%। जिस ढंग से अरावली के आसपास पहाड़, ये जो दिल्ली से आगे का जो दृश्य है, इतना विकृत, इतना विद्रूपित, भयानक, इतना अधिक, ये जो यमुना ही नदी है, इस यमुना को दिल्ली से पूर्व में देखें और दिल्ली के बाद देखें, वो स्पर्श योग्य नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी की जो चिंता है वो बड़ी स्वाभाविक चिंता है। वो कहते हैं कि कैसे कुंभ होगा अगर जल ही नहीं रहा हमारे यहाँ, जल के प्रति। अब जल की भी जहाँ तक बात है तो हम तो यहाँ बैठे हैं हरिद्वार में या उत्तराखंड में, तो हमारे यहाँ तो जल मिलता है हिम रेणु के पिघलने पर, ग्लेशियर पिघलते हैं जल मिलता है। लेकिन नर्मदा तो ग्लेशियर से नहीं बनती, अन्य नदियाँ तो वो जड़ों से बनती हैं, वो सूर्य तनियाँ हैं। नैन कितनी नदियाँ हैं जो वृक्षों की जड़ों से बनती हैं। तो इस धरती पर वृक्ष लगना चाहिए, इस धरती पर
तो 2004 में जब हमने बात की तो वहाँ आंकड़े देखे, अकेले मध्य प्रदेश की 74 नदियों की हत्या कर दी गई। वहीं की बात बता रहा हूँ मैं। और फिर उस नदी को कैसे रिचार्ज किया जाए, उसे पुनर्जीवन कैसे दिया जाए। अगर आज फिर से भागीरथ को याद करें तो एक नए भागीरथ चाहिए। उज्जैनी में कुछ उस प्रकार की वनस्पतियां वो ढूंढे गए, वहाँ के सरित सरोवर, झील, जलाशयों के पास के वे वृक्ष अथवा वनस्पतियां अब वो लगाई गई हैं, तो फिर से पुनर्जीवन लौटा है उनमें। फिर से बहुत पुरानी कोई मानवीय भूल रही होगी कि सरस्वती हमारे बीच से चली गई। सरस्वती का लुप्त हो जाना, उसका खो जाना, अरे को पता तो लगा है कि सरस्वती क्यों खो गई, सरस्वती क्यों हमारे बीच से चली गई। और निसंदेह कोई मानवीय भूल रही होगी जो बीच बीच में से कहीं कहीं प्रकट होती है सरस्वती। वैसे ये नदियां चली न जाए, वो यमुना न चली जाए, गंगा न चली जाए, अन्य नदियां न चली जाए। उसका मूल है वृक्ष, केवल वृक्ष। अगर धरती पर वृक्ष लगे और उस प्रकार की वनस्पतियां, वो सारी वनस्पतियां जो नदियों के तट पर पहले थी, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, नीम, ये हैं जो जल को पैदा करती हैं वनस्पतियां, दूर्वा, ब्राह्मी। अगर कहीं हम कुछ अभी के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जो शोध हुई है, विशेषकर बॉस्टन में एक पेपर पढ़ा गया कि भारत की नदियों को बचाना हो तो ब्राह्मी लगाई जाए, वहां विजया लगाई जाए, पाकर लगाया जाए, अश्वत्थ लगाया जाए। ये जो बॉस्टन में पेपर पढ़ा गया है कि ब्राह्मी अगर वहां फिर से लगा दी जाए तो वो नीचे के सारे जल को लाती है, अंबर से लाती है। और जल बनता है पर्जन्यों से, ये ध्यान रहे, पर्जन्य ही जल को पैदा करते हैं। पर्जन्य माने बादल, अकेले बादल नहीं, तो जल आएगा अंबर से, और उस पर्जन्य को जो पैदा करता है वो वृक्ष है। वृक्ष तो इस धरती पर जिस देवता का पहले आराधन हो, जिसे पहले पैदा किया जाए, वो वृक्ष है। उसकी गोंद, छाल, छाया, बलकल और उसका काष्ठ सब उपयोगी है। तो जितना वृक्ष आज कटा है हमारे यहाँ, आज भी जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ 1500 अगस्त 1947 के दिन, इस धरती पर एक व्यक्ति के हिस्से में 312 पेड़ थे। 15 अगस्त 1947 का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, 312 पेड़ 15 अगस्त 1947 को थे। अब 725 लोगों के बीच में एक पेड़ है। ये तो वनों का हाल कर दिया हमने, ये हाल हमने अपने वनों का कर दिया, वृक्षों का कर दिया। मैं धरा की उर्वरा की बात नहीं कर रहा कि धरा की उर्वरा किस तरह से खो गई। इतने उर्वरक, इतने उत्प्रेरक उसे वंध्या कर रहे हैं, उसे बांझ बना रहे हैं। अन्न, हमारे यहाँ अन्न की उत्पादकता, यू वर सेइंग अबाउट द मोर एंड द मोर। आप तो बहुत अच्छी बात की, और चाहिए हमको, और चाहिए। तो कितना चाहिए आपको और किस तर्ज पे चाहिए आपको? अन्न, फल, औषधियां और दुग्ध। जिस ढंग से आप दूध ले रहे हैं, जिस ढंग से आप फल ले रहे हैं, सब्जी, अन्न ले रहे हैं, उतना विषाक्त अन्न, उसमें पाचकता नहीं रही, पौष्टिकता नहीं, उसका अन्नत्व तो खो रहा है। जब पाचकता ही नहीं होगी, पौष्टिकता ही नहीं रहेगी, कितना उर्वरक डाल रहे हैं। तो कभी ये भी तो आंकड़ा पता लगे कि 15 अगस्त 1947 को इस धरती, यानी जो सॉइल थी हमारी भारत की, तो 1 ग्राम मिट्टी में 35 करोड़ जीव रहते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 35 करोड़ उस समय थे, 15 अगस्त 1947 को। खाद डाल डालकर, उर्वरक डाल डालकर अब 25 लाख रह गए केवल। कहीं तो वो भी खत्म हो गए, उर्वरक कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों की बात भी करने आया यहाँ। तो कुंभ कॉन्क्लेव की हम बात कर रहे हैं। आदरणीय सौरभ जी, आपको बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को। इस कुंभ कॉन्क्लेव में कुछ ऐसे विषय लाओ पर्यावरण के कि हम धरती बचा सकें, वृक्षों को बचा सकें, अन्न को बचा सकें, और हमारी गौएं। अरे कोई ये तो पता लगा कि ब्राज़ील में कब चली गई हमारी साहिवाल और गिर, और किस योजना के तहत चली गई। वो इतने अलर्ट, उरुग्वे के लोग, ब्राज़ील के लोग, ये पड़ोस में फिनलैंड हमारा। अभी कुछ दिनों 2-2.5 महीने बीच में ही कोरोना में ही अचानक ही जब कोरोना शिथिल हुआ तो मुझे 3-4 दिन के लिए उज्बेकिस्तान, रशिया जाने का एक अवसर मिल गया। कुछ बहुत आवश्यकता तो वहाँ चला भी गया। वोल्गोदा नाम की एक स्टेट जो दूध के लिए जानी जाती है। वैसे तो पूरे देश के लोग
उसको मानते हैं, डेनमार्क को, या कि अर्जेंटीना को दूध के लिए, या कि हॉलैंड को भी चीज़ के लिए, पनीर के लिए। लेकिन रशिया में एक बोलागदा नाम की स्टेट है, उनका शहर का छोटा सा शहर है चेरीपावड़, जो दूध के लिए जाना जाता है, और पूरा रशिया वहाँ के दूध को, और ज़्यादा पैसे मिलता है पूरे रशिया में चेरीपावड़ या बोलागदा का दूध। पता लगा भाई दूध देने वाली गाय कौन सी है, वो सारी गाय साहिवाल हैं, भारत की गाय। हमारी गाय वहाँ पहुँच गई हैं, हमारा ज्ञान पहुँच गया, विज्ञान पहुँच गया। तो कुंभ कॉन्क्लेव के माध्यम से ये बहुत अच्छा है, जागरण के लिए एक अवसर है। ये हम चीज़ों को संभाल के रखें। ये जो कही गई है बात स्वामी जी के द्वारा बड़ी चिंतनीय है। वो डराती है बात कि जब नदी नहीं होगी तो क्या कुंभ करोगे आप, कौन सा कुंभ होगा जब नदी नहीं होगी। हम तो नहीं कर पाए वहाँ उज्जैनी में, 2004 में जल था ही नहीं, और 2016 में वहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े प्रसन्न, 2-4 बार हम लोगों के बीच में आए, वो कहते हैं जल ही जल है। हमने धीरे से पूछ लिया क्षिप्रा का है कि नर्मदा का, उत्तर नहीं दे पाए, वो नर्मदा का है। तो हम तो नहाने आए थे क्षिप्रा में, भाई हम तो क्षिप्रा में स्नान करने आए ना, और अब हमें जल दे रहे हो नर्मदा का। तो वहां से जल लेकर आए, कहीं ऐसा ना हो अगले कुंभों में कहीं और जल लेकर आए कहीं का। तो इस पर भी ये जो कुंभ कॉन्क्लेव हैं, आप सजग हैं, सावधान हैं, जागरूक हैं, दूरदर्शी हैं, और जो जिस तरीके का जो प्रतिबद्धता आप में दिखाई दे रही है वो बड़ी विलक्षण है। ऐसे कॉन्क्लेव करते रहना। मंच पे बड़ा सजा हुआ मंच है कि जहाँ समाज जागरण के लोग बैठे हैं, हमारे संजय पासवान जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी को। कुंभ कॉन्क्लेव का एक सत्र हर आश्रम में भी होना था, हरिहर आश्रम में, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि इतनी व्यस्तताएं और इतने अनुष्ठान चल रहे हैं वहाँ, तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे कॉन्क्लेव का, तो कोई और जहाँ होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जब ये बात हुई कि वो केवल परमार्थ निकेतन में ही होगा, तो मैं सहर्ष मैंने उनको अनुमति दी कि वो बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लेस है, वो सबसे सुंदर जगह है। अंत में ये बात कहते हुए जो स्वामी जी ने, हमारे चिन्मय पंड्या जी ने कही कि जो पशु से परमात्मा बनाए, जो नर से नारायण बनाए संस्कृति, वो भारत की संस्कृति है, वो अजेय संस्कृति है। वो हमें अपनी अनंतता और अपनी सत्यता का बोध कराती है। और जिस दिन भी हम अपने से परिचित हो गए, जिस दिन भी हमें अपना स्वरूप का बोध हो गया, जिस दिन भी अपनी सत्ता और अपने अस्तित्व को हम अनुभूत कर बैठे, तो ये धरती भी बचाएगी, जल भी बचाएगा, और हम अपने संस्कारों को बचा पाएंगे। तो ये ध्यान रहे, ये सब तभी संभव हैं चीज़ें जब अध्यात्म का जागरण हो। तो अध्यात्म का जागरण होना चाहिए। हम कर्मकांड की पेचीदगियों में न फंसे रहें, हम सच में ही अध्यात्म का शंख बजाएं, इस देश को उसका अतीत और उसका गौरव का बोध कराएं, या उसकी सत्ता का, तो सब चीज़ें सुरक्षित होंगी। तो संस्कारों का जागरण भी बड़ा आवश्यक है। आध्यात्मिक नाद और वो जागरण होगा तो अपनी सुध आएगी हमें, मूल्य पर्व परंपराओं की, और फिर इन सब चीज़ों की भी रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ कॉन्क्लेव में आपके साथ बैठकर बहुत आनंदित हूँ। अब मंचस्थ सभी विभूतियों से ये प्रार्थना है कि वो हरिद्वार जरूर पधारें, गंगा जी के पास आएँ, और उन सबको भी मैं आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत जल्दी परमार्थ में फिर से आने का आमंत्रण मुझे मिल गया है, मैं पहुँचूँगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।